Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण रिसोर्सेस ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने ताकीके हिंद या किताबुल हिंद और ताजुल मासिर से संबंधित चर्चा कर लिया था। इस कक्षा में हम लोग तबकाते नासरी से आगे के ग्रंथों से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तबकाते नासरी का लेखक मिन्हाज सिराज था, जिसने इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा था। इतिहासकार इलियट और डाउसन ने भारत के इतिहासकारों द्वारा लिखित भारत का इतिहास के द्वितीय भाग में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तबकाते नासरी का 1193 ईस्वी में मिन्हाज उस सिराज का जन्म हुआ था। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान व्यक्ति सिद्ध हुआ। 1227 ईस्वी में वह सिंध पहुंचा, जहां उसे मदरसा फिरोज में अध्यापक का स्थान प्राप्त हुआ। 1228 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे अपनी सेवा में ले लिया। उस समय से केवल बीच में एक वर्ष के समय को छोड़कर वह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल तक राज्य की सेवा में रहा। और देखते हैं कि तबकाते नासरी सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित था। तबकाते नासरी एक विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें न केवल दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों का शासन वर्णन के विषय में वर्णन है, अपितु इस्लाम के उत्थान, खलीफाओं के शासन, ईरान के शासकों, भारत में तुर्कों के शासन का आरंभ, गजनी और गोर वंश का इतिहास, मुसलमानी राज्यों पर मंगोलों के आक्रमण आदि का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। मिन्हाज उस सिराज की भाषा सरल, स्पष्ट और आकर्षक है। इसके अतिरिक्त उसने न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया है, अपितु उसने उनकी आलोचनात्मक व्याख्या भी की है, जिसके कारण आधुनिक इतिहासकारों को विभिन्न घटनाओं से जो के कारणों और उनके परिणामों को जानने में सुविधा हुई। आधुनिक इतिहासकार उसके सभी निर्णयों को स्वीकार नहीं करते। उदाहरण के रूप में मिन्हाज सिराज के अनुसार सुल्ताना रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। उसे आधुनिक इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार उसने कुछ अन्य निर्णयों को भी आधुनिक इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया है। तब भी सभी आधुनिक इतिहासकार इससे सहमत हैं कि मिन्हाज उस सिराज का ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन जो है स्पष्ट, विस्तृत और सत्य के निकट है। इसी प्रकार यह भी स्वीकार किया गया है कि यद्यपि मिन्हाज उस सिराज एक धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति था और उसने अधिकांशतः काजी के पद पर कार्य किया, परंतु उसका लेखन धार्मिक कट्टरता से मुक्त था। इस कारण जियाउद्दीन बर्नी ने जैसे बाद के इतिहासकारों ने तबकाते नासरी को विश्वसनीय ग्रंथ स्वीकार किया तथा उसका उपयोग अपने ग्रंथों की रचना के लिए किया। मिन्हाज उस सिराज ने ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त सुल्तानों और अमीरों के व्यक्तिगत जीवन, उनके प्रेम प्रसंग, नागरिक जीवन और महल के षड्यंत्रों आदि का भी विवरण दिया है, जिसके कारण उसका ग्रंथ आकर्षक बन गया है। इस प्रकार तबकाते नासरी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जो अन्य चर्चा है यह अमीर खुसरो के ग्रंथों पे अगर हम करें तो देखते हैं कि अमीर खुसरो का इससे संबंधित टिप्पणी भी लिखने को हमें आ जाता है कि अमीर खुसरो पर एक छोटा टिप्पणी लिखिए, तो हम इसके विषय में भी कुछ परिचय दे दें। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। हालांकि इसे इतिहासकार, कवि इत्यादि भी और प्रशासनिक विभाग में तो था ही। सुल्तान बलबन के समय में उसने अपने जीवन का आरंभ किया और सुल्तान कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक का इसे संरक्षण प्राप्त हुआ। 1253 ईस्वी में उसका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। आरंभ में ही उसे अध्ययन में रुचि रही और 1325 ईस्वी में अपनी मृत्यु के अवसर तक वह साहित्यिक कार्यों में लगा रहा। वह ऐसा प्रथम भारतीय लेखक था जिसने हिंदू शब्द एवं मुहावरों का प्रयोग किया। खुसरो एक इतिहासकार
नहीं था, वह मुख्यतः एक कवि था, परंतु तब भी उसके द्वारा लिखे गए मसनवी और दीवान तत्कालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं और तत्कालीन इतिहास को जानने में सहायता प्रदान करते हैं। खुसरो एक के बाद एक हुए 6 दिल्ली सुल्तानों, उनके विभिन्न दरबारियों, सेनापतियों तथा अपने समय के प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया के व्यक्तिगत संपर्क में रहा था। इस कारण उसे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक स्थिति और धार्मिक वातावरण को समझने की सुविधा प्राप्त हुई थी। खुसरो ने भारत के बहुत सारे भ्रमण किए और सुल्तानों की सेना के साथ उसने पूर्व में लखनऊती तक, पश्चिम में मुल्तान तक और दक्षिण में दौलताबाद तक यात्राएं की थी। इसके अतिरिक्त खुसरो एक विद्वान था जिसने सत्य के निकट रहने का प्रयत्न किया। खुसरो ने विभिन्न घटनाओं को स्वयं भी देखा था। इस कारण उसके साहित्यिक ग्रंथों को भी आधुनिक इतिहासकारों ने तत्कालीन इतिहास जानने का उपयोगी साधन स्वीकार किया है। खुसरो ने बहुत बड़ी और संख्या में ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, नूह सिपेहर, आसिक या आशिकी, इस ग्रंथ का नाम है आशिक या आशिकी, तुगलक नामा, खजाइन उल फुतूह आदि प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। किरान उस सादेन की रचना 1289 ईस्वी में पद्य में की गई थी। किरान उस सादेन में सुल्तान कैकूबाद और उसके पिता तथा बंगाल के सूबेदार बुगरा खां की पारस्परिक भेंट, दिल्ली नगर के वैभव और भारत की समृद्धि का वर्णन किया गया है। 1291 ईस्वी में पद्य में रचित मिफ्ताह उल फुतूह में मलिक छज्जू के विद्रोह और जलालुद्दीन खिलजी के कुछ अन्य सैनिक अभियानों का काव्य शैली में वर्णन किया गया है। नूह सिपेहर में सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के दक्षिण भारत के सैनिक अभियान, भारत के कई स्थानों की भौगोलिक स्थिति का वर्णन तथा भारत के विभिन्न पशु पक्षियों आदि का भी वर्णन काव्य शैली में किया गया है। आस्की जो की रचना इसने किया काव्य शैली में लिखा था। इस ग्रंथ को इसने मुख्यतः उसने गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री देवल देवी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजरेखा के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इसमें अलाउद्दीन की गुजरात विजय, मंगोलों द्वारा अमीर खुसरो को बंदी बनाना, उनकी कैद से बच निकलना, खिजरेखा के पतन आदि का वर्णन किया गया है। इसने अमीर खुसरो ने तुगलक नामा में खुसरो खां और गियासुद्दीन तुगलक के मध्य कूटनीतिक युद्ध तथा गियासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने का विवरण मिलता है। एक ग्रंथ भी काव्य शैली में ही लिखा गया था। खजाइन उल फुतूह गद्य शैली में लिखा गया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम 16 वर्ष के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सरदारों के दमन, उसकी बाजार व्यवस्था, मंगोल आक्रमण आदि का वर्णन नहीं किया गया है, परंतु मलिक काफूर के दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों का वर्णन इसमें विस्तृत रूप से किया गया है, जिसका वर्णन जियाउद्दीन बर्नी भी किया था। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि खुसरो स्वयं भी दक्षिण भारत गया था। खुसरो के उपयुक्त ग्रंथों में से कोई भी ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में नहीं आता, परंतु तब भी तत्कालीन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसका वर्णन हमें खुसरो के ग्रंथों से ही प्राप्त हो सका है। इसके अतिरिक्त खुसरो ने घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप में किया था। इस कारण उसके ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ न होते हुए भी तत्कालीन इतिहास को जानने के उपयोगी सामग्री माने गए हैं और इसी कारण इसे इतिहासकार समझ ले जाने का भ्रम भी पैदा होता है। हालांकि इतिहास लेखन जो भी तथ्य ऐतिहासिक तथ्य से प्राप्त होते हैं उससे हम बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और इतिहास जो इस समय का इतिहास है उसकी प्रामाणिकता तय करने में भी हमें मदद मिलती है। अब अगर अन्य ग्रंथ की हम चर्चा करें तो हम देख सकते हैं जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित या रचित तारीख़ फिरोज शाही, इसका वर्णन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित भी टिप्पणी पूछा जाता है, तो इसके थोड़ा जीवन से संबंधित परिचय को भी देख लें। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में एक शिक्षित और धनवान परिवार में हुआ था। उसने 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। उसका पिता सुल्तान बलबन के शासनकाल में उच्च पदाधिकारी था और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय में वह शहजादा अरकली खां का नायब था। उसका नाम मुइदुल मुल्क सैयद जलालुद्दीन था।
उसने किलोखड़ी में एक महल बनवाया था। बर्नी का चाचा अला उल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी का विश्वासपात्र और मित्र था। उसने कड़ा में उसके नायब की दृष्टि से कार्य किया और बाद में दिल्ली का कोतवाल बना। इस प्रकार बर्नी का परिवार विभिन्न दिल्ली सुल्तानों और उनके विभिन्न शासन अधिकारियों के निकट संपर्क में रहा था। जो बर्नी भी एक प्रसिद्ध विद्वान सिद्ध हुआ। सुल्तान गयासुद्दीन ने उसे दरबार में एक सम्मानित स्थान प्रदान किया और वह सुल्तान मोहम्मद तुगलक के भी निकट संपर्क में रहा। वह उसके दरबार में नदीम यानी कि जिंदा दिल साथी के पद पर रहा था, परंतु सुल्तान फिरोज शाह तुगलक उससे अप्रसन्न हो गया, जिसके कारण बर्नी का अंतिम जीवन आर्थिक संकट में व्यतीत हुआ। संभवतः इसी कष्टप्रद जीवन से मुक्ति प्राप्त कर उसने पुनः मान्यता प्राप्त करने के लिए फिरोज की प्रशंसा में तारीख़ फिरोजशाही और फतवा इजहादारी की रचना की। उसने अपनी रचना अमीर व कुलीन लोगों को समर्पित की। बर्नी ने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें कुछ उपलब्ध भी नहीं है, और जो ग्रंथ उपलब्ध है उसमें तारीख़ फिरोजशाही को ऐतिहासिक ग्रंथ की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बर्नी ने इस ग्रंथ की रचना 1358 ईस्वी के लगभग की। बर्नी ने इस ग्रंथ में को फारसी भाषा में लिखा था। इतिहासकार इलियट और डाउसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था और यह अनुवाद भारत के इतिहासकारों द्वारा लिखित भारत का इतिहास के तृतीय भाग में किया गया है। फिर हम देखते हैं कि इस ग्रंथ में सुल्तान बलबन के सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। उसने इस ग्रंथ को वहाँ से प्रारंभ किया जहाँ से तबकाते नासिर समाप्त होता है। इस प्रकार इस ग्रंथ को हमें सुल्तान बलबन, खिलजी सुल्तानों, तुगलक सुल्तानों के शासनकाल के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साधन माना जाना चाहिए। बर्नी ने इस ग्रंथ में राजनीतिक घटनाओं, शासन प्रबंधन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक दशा आदि सभी का वर्णन किया है, जिसके कारण वह ग्रंथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास और सभ्यता को जानने के लिए एक मूल्यवान ग्रंथ माना गया है। बर्नी ने सत्य लिखने का दावा किया है और उसके लिए उसने प्रयत्न भी किया, यद्यपि उसने स्वयं स्वीकार किया था कि वह सुल्तानों के विरुद्ध लिखने का साहस नहीं कर सकता, जिसके कारण इतिहासकार इलियट और डाउसन ने उसे एक न्यायपूर्ण लेखक मानने से इनकार किया। आधुनिक इतिहासकारों में से भी जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनमें से भी कुछ ने बर्नी पर यह दोष लगाया कि उसने कुछ घटनाओं की तारीखें नहीं लिखी और घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा। बर्नी पर धार्मिक कट्टरता का भी दोष लगाया गया है। उसने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख करते हुए लिखा था कि हिंदू और काफ़ी वस्तु की चोर बाजारी करते थे। उसी प्रकार मोहम्मद तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का वर्णन करते हुए उसने लिखा कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। इससे सिद्ध होता है कि हिंदुओं के प्रति वह अनुदार था। इसी कारण तारीख़ फिरोजशाही को पूर्णतया विश्वसनीय ग्रंथ स्वीकार नहीं किया गया, परंतु तब भी उसे एक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है, क्योंकि बर्नी स्वयं विभिन्न घटनाओं को देखे हुए था और उनका वर्णन उसने विस्तृत रूप से किया था। जो इतिहासकार बर्नी है वह स्वयं यह कहता है कि वह सत्य को लिखने के लिए ही इतिहास लिखता है, और लेकिन हम बहुत सारे वर्णन ऐसे देखते हैं कि जिसमें उसकी धार्मिक कट्टरता का पुट मिलता है और वह उसकी अपनी जो स्थितियाँ थी उससे वह प्रभावित हो गया था। फिर भी उसका ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जा सकता है। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।